हेलो एवरीवन। आज हम राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट के अंदर न्यू स्टेट्स पढ़ेंगे। न्यू स्टेट्स को समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को देखना जरूरी है कि किस तरीके से मुगल से कार्व आउट होकर के बहुत सारे किंगडम, मतलब छोटे छोटे जो उनके जो नॉबल्स थे वो अलग हो गए, अपना एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सक्सेसर स्टेट को पढ़ा। सक्सेसर स्टेट कौन था? मुगल एम्पायर दैट ब्रोक अवे अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय गवर्नर ऑफ मुगल प्रोविंसेज। ठीक है, इसको सक्सेसर स्टेट कहेंगे, जो कि गवर्नर थे मुगल प्रोविंस के और उन्होंने अपना एक स्टेट बना लिया, अलग से प्रोविंस बना लिया। इसके अंदर हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल और अवध आता है। अब आज हम पढ़ेंगे न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स में कौन है? जो कि रिविलियस लोकल चीफ एंड अरोज एज ए रिजल्ट ऑफ रिविलियन अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। दिस वर स्टेट सेट अप बाय द मराठा, सिख, जाट एंड अफगान। ये लोग बेसिकली वो लोग थे जो औरंगजेब की इंटॉलरेंस की जो पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट ये लोग खड़े हुए। बाद में इन्होंने अपना स्टेट क्रिएट कर लिया। तो बिना समय वेस्ट किए हुए सीधे हम अपने कंटेंट पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैंने दो तरीके से स्कैन किया है। एक मेरा जो ओरिजिनल मैंने पिक क्लिक किया था ये वो है, और ये एक इसका जो स्कैन पार्ट है। ये वाइट दिख तो रहा है, साफ सफ़ेद सा, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा क्लियर लग रहा है, तो इससे पढ़ाते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आइए हम बिना ज़्यादा वेस्ट किए टाइम, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया, में हम लोग पढ़ रहे थे राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। सोनाली बंसल बुक है ये। आज हम पढ़ेंगे मराठा। हम जल्दी इसको देखें क्योंकि एंग्लो मराठा वार आगे हमें देखना है, तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इतना डिटेल में चीज़ों को नहीं समझाएंगे कौन क्या था नहीं था, सीधा एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे, तो इसलिए ये आवश्यक है। तो कहा जाता है कि 17th सेंचुरी में वेस्टर्न डेक्कन में मराठा जो थे वो राइज किया उन्होंने। अब 18th सेंचुरी अगर आप देख लो, इनिशियल फेज ऑफ जो डिक्लाइन ऑफ मुगल है 1707, यहाँ क्या हुआ था? औरंगजेब क्या डेथ हुआ, ठीक है। उसके बाद से लेकर के राइज ऑफ इंग्लिश तक मराठा ने यहाँ पर राज किया। एटलीस्ट आप सब कह सकते हो कि 1707 से 1780-82 के आसपास मराठा का अच्छा खासा प्रभुत्व रहा उस क्षेत्र में। आफ्टर मुगल रिट्रीटेड फ्रॉम डेक्कन, मराठा रोज इन एज अ कन्फेडरेसी ऑफ मिलिट्री लीडर्स। मराठा सरदार हुआ करते थे, ठीक है, जिनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था, और बाद में उन्होंने उस लैंड असाइनमेंट को हेरिडिटरी बना लिया। और रिलेशनशिप विद मुगल्स जो थे, इसका लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेपरेशन। मुगल के द्वारा 27 ईयर वॉर वेज्ड बाई औरंगजेब 1681 से लेकर के जब तक इसकी मृत्यु हो गई तब तक ये इसके अगेंस्ट में वॉर करता है, मराठा के अगेंस्ट में। बेसिक जो कारण था मराठा का जो इनके अगेंस्ट हुआ, वो रिलीजियस इंटॉलरेंस की जो पॉलिसी रही औरंगजेब की, उसके कारण ये लोग रिबिलियन किए थे लोगों ने। 1689 के अंदर हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है डिफीटेड प्लस किल्ड संभाजी। संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के बेटे थे, और इनके बेटे को, संभाजी के बेटे को, शिवाजी के पोते को, साहू जो कि है, इसको और इसकी मदर को वो कैद में ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक थोड़ा सा मैंने क्लियरिटी कर दिया है। शिवाजी, एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करें, पेन चेंज। ओके, देखो शिवाजी जो थे, इनके दो बेटे थे, एक संभाजी, एक राजा राम। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, और इनका बेटा जो था शिवाजी 2 कहलाया, और संभाजी साहू प्लस मदर जो थी इसकी, इसको औरंगजेब ने कैद कर लिया। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर अगर छोड़ दें मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री समझने में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा कैनेटिक वार ये वगैरह जो है, अराइवल ऑफ यूरोपियन जो पार्ट है डिक्लाइन ऑफ मुगल, वो थोड़ा सा मतलब खिचड़ी बना हुआ है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक मात्रा में, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ जरूरी है। उसके बाद एक क्रोनोलॉजी तैयार हो जाती है आपके पास, जो कि एक कहानी की तरह आपके पास रहता है। हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, तो उस इवेंट को जोड़ने अगर सीख जाएंगे तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ लेते हैं। उनकी मदर को और संभाजी के बेटे को और उनकी पत्नी को इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। अब होल मराठा नेशन जो है राइज इन आर्म, मतलब रोज इन आर्म्स रिबिलियन, और इसको पीपल्स वार का नाम दिया गया।
यंगर सन ऑफ शिवाजी राजा राम, ये राजा राम कैरीड ऑन स्ट्रगल टिल डेथ 1700 एडी। इनके बाद वाइफ जो है ताराबाई एज ए रीजेंट फॉर हिज माइनर सन शिवाजी टू रूल करती हैं। 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु होती है, बहादुर शाह वन आता है गद्दी के ऊपर। इसने क्या किया, साहू और मदर को, ठीक है, इनको जो है रिलीज कर देता है, इनको रिलीज कर दिया। रिलीज इसलिए किया क्योंकि इसको लगा, मतलब इसने सोचा कि सक्सेशन डिस्प्यूट होगा तो हमें फायदा होगा। एज एक्सपेक्टेड बाय मुगल, साहू रिलीज डिवाइडेड मराठा इनटू 2 कैंप। पहला ताराबाई कोल्हापुर में थी, दूसरा साहू जो था सतारा में था। साहू किसकी मदद से विक्टोरियस हो जाता है, हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट सरदार की हमने बात की, किस तरीके से लैंड असाइनमेंट उनको शुरुआत में दिया जाता था, बाद में वो पावरफुल होते गए। इंडिपेंडेंट सरदार प्लस एबल अच्युत पावन ब्राह्मण कोंकण रीजन से आते थे, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से एक नया सिस्टम का इन्होंने ये कर लिया, नया सिस्टम का इन्होंने इजाद किया। गेव राइज टू अ न्यू सिस्टम, पेशवा, जिसका मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। आगे देखेंगे कि मार्क द बिगनिंग ऑफ द सेकंड पीरियड, द पीरियड ऑफ पेशवा डोमिनेशन। राजा भी हुआ करते थे उस वक्त, राजा प्लस पेशवा। आगे हम देखेंगे कि राजा वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और पेशवा के पास ही चला जाता है। बाद में अंग्रेजों ने जो है पेशवाशिप को एबॉलिश कर दिया था, ये भी आगे देखेंगे। मराठा स्टेट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, इनटू अंपायर। अब मराठा जिस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम था फितना। यूजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ग्रीवेंसेज टू काउज सिविल स्ट्राइव, नॉट प्योर मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू ये नहीं करते, वो उनके आपस के जो मतभेद हुआ करते थे उसके थ्रू जो है उसका फ़ायदा उठाकर ये लोग उनका जो एम्पायर था उसके अंदर दखल अंदाजी करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे और एक दूसरे के खिलाफ जीतने में मदद कर देते थे। अब आगे हम पेशवा पे हम आ जाते हैं। यहाँ से पेशवाशिप शुरू हुआ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। 1713 में अपॉइंटेड पेशवा, साहू जो थे वो पपेट की तरह इनके काम करने लगे। इसी की मदद से साहू सत्ता पर आया था। सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट इनको कहा जाता है। इनका डेथ हो जाता है 1720 में। यहाँ हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सैयद ब्रदर्स, हम पिछले लेक्चर्स में ये सब कवर कर चुके हैं कि सैयद ब्रदर्स का 1719 के अंदर फारूक सियार जो था उसको मारने में इसने मदद की, किसकी, सैयद ब्रदर्स की। सत्ता पर कौन आया, मोहम्मद शाह आया। वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर जो था इनको अच्छे तरीके से दिख गया कि ये इनका वीकनेस है। अब इनके लिए काम को एग्जीक्यूट करना और भी आसान हो गया। मुगल सनद की बात करते हैं अब हम। मुगल सनद होता क्या है, 1719 के अंदर इनको एक इंपीरियल ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है, एम्पायर के थ्रू, कि कलेक्ट चौथ 1/4 ऑफ द रेवेन्यू, सरदेशमुखी 10% एडिशनल इंटायर डेक्कन प्लस कर्नाटक रीजन से, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा डोमिनियन भी कहते हैं। अब इसके बदले में मराठा जो थे 15,000 ट्रूप्स प्लस 10 लाख एनुअली किसको दिया करते थे, एम्पायर को, मुगल एम्पायर को। आप देख सकते हैं कि सरदेशमुखी जो था, सरदेशमुख इंटायर डेक्कन प्लस कर्नाटक, ये मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो कहते हैं कि सब्सिडरी अलायंस जो है अंग्रेजों ने लाया, देखो यहाँ पर मराठा ने इसका प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर दिया। 15,000 ट्रूप दे रहा है, 10 लाख एनुअली दे रहा है, क्या है ये, सब्सिडरी अलायंस ही तो है, बस नाम नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडियन फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस है। अब आगे चलते हैं कि फाउंडेशन मराठा कन्फेडरेसी। बालाजी असाइन सेपरेट एरियाज टू मराठा सरदार, वतन और सरंजम्स लाइक जागीर सिस्टम, ठीक है, जागीर सिस्टम की तरह ही वतन था इनका सिस्टम, और सरंजमी सिस्टम कहते हैं। वो एक तरीके से लैंड असाइनमेंट तरीके का है कि जागीर सिस्टम जिस तरीके से काम करता था उसी के सिमिलर था ये भी। लेटर टर्न इनटू मेजर वीकनेस, यही इनकी आगे चल करके वीकनेस में बदल गया। सरदार नाउ बिगेन टू एस्टैब्लिश देयर डिस्टेंट लैंड ऑफ मुगल एम्पायर, ऑटोनोमस चीफ बनते चले गए वो, क्योंकि एरिया बड़ा था, वो धीरे धीरे कब्जा करने लगे। दे डोंट केयर अबाउट सेल्फ स्टीम, वॉर एथिक्स, जॉइन हैंड्स विद एनिमीज, कभी वो निजाम के साथ मिल करके मुगल को से लड़ लेते थे, कभी अंग्रेज के साथ मिल गए, इस तरीके से वो काम करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए मैंने बताया। अब ये जो है, अब इसके बाद कौन आते हैं, इनका डेथ हो जाता है 1720 के अंदर। 1720 के अंदर ये इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं बाजीराव वन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक है बाजीराव वन, ठीक है,
आप फिर आगे देखेंगे कि फिर पेशवा बालाजी बाजीराव, सबका सेम नाम है। फिर आगे देखेंगे देखो बाजीराव 2, इन तीनों के बीच जो है इसको सेपरेटली लिख करके आप रखें, नहीं तो ये आपके माइंड से निकल जाएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है ये सेक्शन। आइए इसमें हम लोग इस बाजीराव 1 को इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम ही पेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इसी से पढ़ लेता हूँ। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट गुरिल्ला टैक्टिक्स का आफ्टर शिवाजी, शिवाजी के बाद जो है गुरिल्ला वॉरफेयर में इनका महारत था। न्यू पॉलिसी क्या लाया इन्होंने, मराठा इंपीरियलिज्म, मराठा के बियॉन्ड नर्मदा के बियॉन्ड अपने एम्पायर को फैलाना चाहते थे, मतलब वेस्टर्न साइड डेक्कन के बियॉन्ड। अगर गलत है तो ये प्लीज़ इसको कमेंट में लिख दें, मुझे ध्यान नहीं है इस वक्त, तो प्लीज़ इसको कमेंट में लिख दें अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो। अब आइडियल ऑफ हिंदू पदशाही, हिंदू एम्पायर, सिक्योर सपोर्ट ऑफ हिंदू चीफ, ठीक है। हिंदुत्व के नाम पे सिक्योर किया इन्होंने सपोर्ट, हिंदू चीफ जो थे, हिंदू राजा थे आसपास के छोटे छोटे, और फाउट मेनी वॉर्स, इनको फाइटिंग पेशवा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम फैक्ट बेस्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1 डे एग्जाम के लिए। सिंधिया और होलकर को इन्हीं के समय में ये लोग राइज किए थे। अब इनका चैलेंज क्या था, निजामुल मुल्क अशफ जहाँ, हैदराबाद का फाउंडर, ये पहले मुगल का गवर्नर हुआ करता था, फिर ये जब हम लोगों ने सक्सेसर स्टेट पढ़ा था, सक्सेसर स्टेट, वहाँ पर हम लोगों ने निजामुल मुल्क को देखा। अब 2 टाइम्स डिफीटेड निजामुल मुल्क, ठीक है। निजामुल मुल्क जो था इनको चौथा स्वदेश मुखी देने के लिए मार गया, और 6 मुगल प्रोविंस ऑफ डेक्कन से, ठीक है। अब 1733 के अंदर 1733 के अंदर सिद्दीज, ठीक है, जंजीरा आइलैंड, पोर्टुगीज जो था कैप्चर्ड सल्सेट एंड बेसिन, पंजाब टू बंगाल तक ये रूल को इन्होंने फैला लिया। पोर्टुगीज से इन्होंने सल्सेट और बसिन रीजन छीन लिया, सिद्दीज जो थे उससे जंजीरा आइलैंड छीन लिया, और लिटिल अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। ये मराठा की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि वो जीत तो जाते थे, ठीक है, दे वॉन बट दे फेल्ड टू एडमिनिस्टर, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही इनके पतन का कारण बना। अब हम अगले रूलर को देखते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 40 साल की उम्र में 1740 के अंदर, ठीक है। अब अगला जो पेशवा है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला पेशवा जो है हमारा बालाजी, पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है। ये बाजीराव 1 थे, ठीक है। ये पेशवा बालाजी बाजीराव 1, सॉरी पेशवा बालाजी बाजीराव, ये कंफ्यूजिंग है, इसको बार बार रिवाइज करने पे ये क्लियर हो जाएगा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नाना साहिब, सक्सेसर ऑफ, ओके, इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट राजा राम एग्जीक्यूटेड द संगोल एग्रीमेंट, ठीक है। राजा राम कौन थे, सक्सेसर ऑफ साहू। आप अच्छे से मैं एक बार समझा देता हूँ, देखो। शिवाजी के 2 बेटे संभाजी, राजा राम। साहू किसकी मदद से आया, साहू जो थे वो बालाजी विश्वनाथ की मदद से गद्दी पर आ गया। राजा राम के बेटे कौन थे, शिवाजी 2, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट राजा राम एग्जीक्यूटेड, ये राजा राम अलग है क्योंकि उस वक्त वो जो राजा राम शिवाजी के जो बेटे थे, डिफरेंट फ्रॉम शिवाजी सन राजा राम, क्योंकि उनकी तो मृत्यु 1700 में ही हो गई थी ना, ये 1740 के बाद की बात है। तो ये छोटी मोटी क्लियरिटी ही आपके हिस्ट्री को क्लिस्टल क्लियर करता है। ये होगा कोई आगे सक्सेसर उसका। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रेन दैट राजा राम एग्जीक्यूटेड द संगोल एग्रीमेंट, ऑल्सो नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन ऑफ 1750, विच ट्रांसफर्ड द सुप्रीम पावर फ्रॉम छत्रपति टू पेशवा। सुप्रीम पावर जो था छत्रपति से पेशवा में ट्रांसफर हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में, ठीक। सक्सेसर ऑफ साहू कौन था, राजा राम था। डेथ इसका साहू का डेथ शायद 1749 के अंदर हुआ होगा। 1750 में छत्रपति टू पेशवा, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ लेते हैं। मराठा पावर रीच इट्स टेरिटोरियल जेनिथ, कटक से लेकर के अटॉक तक, ठीक है। मराठा वे डिफीटेड बाय अब्दाली इन द 3rd बैटल ऑफ पानीपत 1760, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको और ढंग से सर्च करके इंटरनेट पे या फिर और भी जगह से मैंने लिया है। हेडक्वार्टर कहाँ था, पूना था। 1 सेकेंड, सॉरी, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका, पुणे था। राइज ऑफ अफगान, सिख, फ्रेंच, इंग्लिश, इस वक्त का जो समय था इसका
1740 टू 1760 है ना शायद, ये 61 इसके समय में इसका दुश्मन कौन था? अफगान भी था, सिख भी थे, फ्रेंच भी थे, इंग्लिश भी थे। चारों तरीके से ये वॉर में घुस चुके थे। ईस्ट के अंदर रघु जी भोसले जो थे वो रेगुलरली रेड करके बंगाल, उड़ीसा, बिहार पे रेड करते थे, जो कि अलीवर्दी खान उस वक्त रूल कर रहा था। साउथ में मैसूर से, हैदराबाद से, नॉर्थ में राजपूत से, सब से इन्होंने जो है टैक्स वसूला। सरदेशमुखी, ठीक है, और चौथ नामक जो टेस्ट, सरदेशमुखी 10% एडिशनल चार्ज था और 1/4 ऑफ द टोटल रेवेन्यू चौथ कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि सून दे बिकेम पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। 1752 में एक ट्रीटी हुई मुगल अंडर मराठा प्रोटेक्शन। देखो मुगल को भी मराठा प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्पायर हुआ करता था। 1752 के अंदर सदाशिव भाऊ हेल्प इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क कौन था? हैदराबाद के जो फाउंडर थे, ग्रैंडसन ऑफ निजाम, ठीक है, टू बिकम वजीर इन 1753। ओरिजिनल कंटेंडर कौन था वजीर का? नवाब ऑफ अवध, ठीक है। देयरफॉर नवाब ऑफ अवध जो था वो उस वक्त रियल कंटेंडर जो था वजीर का, वो था आपका नवाब ऑफ अवध। प्रोबेबली सफदरजंग जो था, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस एक ये सब एग्जाम में थोड़ी पूछता है, बस एक स्टोरी के तरह मैं आपको बता रहा हूँ। 1761 के अंदर फिर ये जो है कौन था यार, शुजाउद्दौला से था ना, शुजाउद्दौला जो था वो अब्दाली के साथ मिल जाता है, क्योंकि जो आपका वजीर वाला पोस्ट है वो चला जाता है निजाम को, तो उससे बौखला करके ये लोग जो है अवध, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, अवध के जो नवाब होते हैं वो मिल जाते हैं अब्दाली से, अफगान से, ठीक है। और इसीलिए जो है अफगान, और जब इमादुल मुल्क जो है, ठीक है, इमादुल मुल्क जो सत्ता पे आते हैं, ठीक है, पहले अब्दाली ने क्या किया था? अब्दाली जो था अफगान वाला, इसने सत्ता पर अपने कुछ लोगों को वो बिठा करके गया था, ठीक है, रोहिला वाला चीफ को, अपना कुछ करीबी लोगों को। ये लेक्चर 2 में मैंने डिस्कस किया अच्छे तरीके से, आप उसको देख लेंगे। और तो इमादुल मुल्क कौन है? ग्रैंडसन ऑफ असफ जहां। ये इन्वाइट करता है किसको? मराठा को, टू ड्राइव आउट अफगान फ्रॉम दिल्ली से उनको भगाने के लिए उनको बुलाता है। और इसी चीज़ के कारण जो है अब्दाली प्रभुक हो जाता है और रिवेंज लेने के लिए वो आता है दोबारा 1761 में। बैटल ऑफ, कौन सा बैटल हुआ? पानीपत, थर्ड बैटल है ये। तो कमेंट में आप लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मेंशन कर दें कमेंट के अंदर, ठीक है, कब कब हुआ, किसने किसने लड़ा, ये आपका मेंशन कर देना है। अब आते हैं हम कि मराठा वे डिफीटेड बाय अब्दाली इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हमने देख लिया। The Maratha fought under the nominal command of his minor son Vishwa Rao, but the actual command was in the hand of Peshwa cousin सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ की मदद से ही, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सदाशिव राव भाऊ की मदद से ही इमादुल मुल्क को, जो कि ग्रैंडसन ऑफ था निजाम, वजीर बनाया गया। इसको बुला करके एम्परर को मारते थे, ये सब हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पर करने से बेवजह ये लंबा हो जाएगा। मराठा आर्मी हैड ए कंटिजेंट ऑफ यूरोपियन स्टाइल इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी कमांडेड बाय इब्राहिम खान गर्दी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम को इन लोगों ने रखा था, तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि कन्फ्लिक्ट विद अब्दाली क्या था इस लोगों का। मराठा वेयर नॉट कंटेंट विद देयर विक्ट्रीज इन द नॉर्थ एंड लुक्ड ग्रीडली एट पंजाब विच वाज रूल्ड बाय एन एजेंट ऑफ अब्दाली। मैंने कहा आपको कि अब्दाली ने अपने आदमी को बिठा करके गया था 1739 के बाद। 1739 में नादिर शाह जो होता है, मोहम्मद शाह के समय में सब कुछ लूट लाट के ले जाता है, उसके बाद इसका डेथ हो जाता है, तो अब्दाली जो है वो ही रूल करता है इस रीजन को। This was a blunder. Abdali had retreated from India, taking away whatever he could. But now he decided to return and challenge the ever-growing ambition of the Maratha. Abdali formed an alliance with Najib-ud-Dawla. ठीक है, रोहिला खंड का ये था, बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है ये सारा। शुजा-उद-दौला ऑफ अवध, देखो शुजा-उद-दौला जो था इसकी तरफ मिल गया था, इसलिए मराठा के अगेंस्ट लड़ा था 1761 के अंदर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। इसलिए जो है मराठा ने लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया था 1764 के अंदर, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बुरी तरीके से अंग्रेजों से पिटे थे। और एक कारण आपको मैं बताता हूँ कि अवध जो है क्यों, मतलब एक कारण और था। ये एक कारण तो वजीर वाला था कि वजीर का पोस्ट नहीं मिला इन लोगों को, वो कारण था अब्दाली साथ मिलाने का। और एक इन्होंने ये देखा कि अब्दाली जो है वो तो टेम्परेरी तौर पे आएगा, वो आएगा, इन्वेट करेगा, लूटेगा लाटेगा, चला जाएगा। लेकिन मराठा अगर जीत गया वो तो इससे मतलब सरदेशमुखी और चौथ जो है वसूलता रहेगा, तो इस कारण से भी ये जो है अब्दाली से हाथ मिला लेता है, ये भी एक कारण था।
सुजा उद्दौला और अवध बोथ ऑफ whom had suffered in the face of Maratha depredations. मराठा ने इनको खूब सब्जुगेट करने की कोशिश की थी. Seeing the importance of the coming struggle, the Peshwa dispatched an army to the north under the nominal command of his minor son Vishwa Rao, but the actual command was in the hand of Peshwa cousin Sadasiv Rao Bhau. यंगर ब्रदर ऑफ पेशवा बाजीराव वन. ठीक है, कौन था इसका नॉमिनल कमांड किसकी? माइनर सन विश्वास राव. ठीक है, मराठा फाउट अंडर द नॉमिनल कमांड ऑफ माइनर सन विश्वास राव. ठीक है, सदाशिव राव. किसके ब्रदर थे सदाशिव राव? इनके कजन ब्रदर थे. ठीक है, बालाजी बाजीराव के. द भाऊ वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मराठा फोर्सेज. द आर्मी ऑल्सो हैड a contingent of European style infantry. Artillery commander Ibrahim Khan Gardi हमने देख लिया ऊपर. The Maratha now also tried to found support from northern parts, but their earlier behavior, जो टैक्स का वसूली करते थे, इसके कारण किसी ने इनकी मदद नहीं की. They had imposed heavy fine and tribute upon the Rajputanas. पंजाब, अवध, कोई भी इनका साथ देने को तैयार नहीं था. Had to fight their enemy all alone except for the weak support of इमादुल मुल्क. कौन था? वजीर, जिसको बनाया था सदाशिव राव ने. कहाँ? मुगल एम्पायर का. ठीक है, एक तरीके से निजाम हो गया. ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद का था सपोर्ट था. अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ, अब्दाली और मराठा के बीच हुआ. जहाँ मिले? पानीपत में मिले. ऑन दी 14 जनवरी 1761 द मराठा आर्मी वॉज कम्प्लीटली राउटेड, कवरिंग 40,000 कैजुअलिटीज. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मराठा ग्लोरी. बोथ विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाऊ पेरिश्ड along with many other Maratha commanders and 28,000 soldiers. Those who fled were chased by the Afghan cavalry and robbed by the Jats, Ahir, Gujjar of Panipat region. अब्दाली के हाथों तो मतलब पीटे ही, और ये जो जाट थे, गुजर थे, पानीपत रीजन में जो रहते थे, उन्होंने भी इनको लूटा खसोटा. The Peshwa got the news while he was on his way to the north to help his cousin. Shocked by the tragic news, he met with an early death in June 1761. In this way, Ahmad Shah gave a death blow to Maratha glory. शॉक लग गया इनको, सदमे में इनकी जान चली गई. किसकी? बालाजी बाजीराव की. रिकॉर्ड जो है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मराठा जो थे इंपॉर्टेंट है, जानने के लिए जरूरी है. मराठा जो थे वो कहीं भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने तैयारी नहीं किया. ठीक है, जब लड़ाई पानीपत में हुई कहीं, उनको सारा जो है कैवेलरी वगैरह सब लेकर के वहाँ पर जाना पड़ा. ठीक है, हर चीज़, हर व्यवस्था लेकर जाना पड़ गया उनको जंग के मैदान में. तो वहीं अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाकर रखते हर जगह पर, तो ये परेशानी भी इनको नहीं आती. ये भी एक कारण था इनके डिफीट का. Neither the Maratha nor the Afghan benefited from this battle. The beneficiaries were the Britishers, who grasped this opportunity to expand influence in Bengal. ठीक है, मराठा कमजोर हो चुके थे, अब बंगाल अंग्रेजों के लिए खाली था. In reality, the third battle of Panipat did not decide who would rule India, but rather who would not. It therefore cleared the way for the rise of British power in India. If Plassey had sown the seed of British supremacy in India, Panipat afforded time for their maturing and striking roots. अगर ये पानीपत का ये नहीं होता तो मराठा बहुत मजबूत थे उस वक्त. ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से इंडिया को कब्जा नहीं कर पाते. After this, there were no looking back. In 1772, Peshwa Madhav Rao I died and followed a factional struggle for. ठीक है, ये आगे देखते हैं. ये पूरा बैकग्राउंड हमने समझ लिया. अब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए. ज़्यादा कुछ है नहीं मराठा के अंदर. पेशवा माधव राव जो थी, इसके बाद 1761 के अंदर बालाजी बाजीराव का डेथ हो गया था सदमे में. जब जाना उन्होंने, किस तरीके की बात हो गई है, उनके माइनर सन, उनका कजन डेथ हो गया जिनका. नाउ ही he restored the lost fortune of the मराठा एम्पायर. 10 साल के अंदर मराठा जो होते हैं ना, खुद को इस्टेब्लिश कर लेते हैं 1770 तक, विद द हेल्प ऑफ हिज एबल मिनिस्टर नाना फडनवीस. ठीक है, एक हमने नाना फडनवीस देखा, ये एबल मिनिस्टर है ये. ठीक है, एक नाना और थे हमारे ऊपर में, देखो नाना साहिब किनको कहते हैं? नाना फडनवीस है ये, और नाना साहिब जो है वो अलग है. डोंट गेट कंफ्यूज. नाना साहिब बालाजी बाजीराव को कहते हैं. ये है ना बालाजी बाजीराव, हाँ, 1740 से 61 वाले को कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? नाना साहिब कहते हैं. ये नाना फडनवीस अलग मिनिस्टर हैं. ये किसके अंदर है? पेशवा माधवराव I. In 1771 द मराठा रीइंस्टॉल्ड एम्परर शाह आलम टू दिल्ली. हमने ये सब काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर. अब सीधे यहाँ से ना देखें. जब डिक्लाइन ऑफ मुगल हम पढ़ रहे थे तो अच्छे तरीके से हम पहले ही लेक्चर में ये सारा डिस्कस्ड है, डिटेल में है. किस तरीके से वो शाह आलम II को भगा दिया जाता है दिल्ली से, फिर ये उसको स्कॉट करके दिल्ली लेके जाते हैं. ये उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ पर भी एक सक्सेशन डिस्प्यूट होता है. ठीक है, सक्सेशन डिस्प्यूट किसके किसके बीच होता है? फिर से बाजी 1761 के अंदर बालाजी बाजीराव का डेथ हो जाता है सदमा के कारण. 1761 में जो हार उन्हें मिली, मराठा डिफीट जो हुआ,
इनका यंगर सन कौन था? माधवराव वन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाना फडणवीस, एबल मिनिस्टर थे ये। और बालाजी बाजीराव के 3 बेटे थे, ढंग से समझिएगा। बालाजी बाजीराव के जो है 3 बेटे थे। पहला विश्वासराव, जिसका डेथ हो गया 1761 के अंदर। उसके बाद जो है बालाजी बाजीराव भी मर गए, सन विश्वासराव भी मर गया, सदाशिव भाव भी, इनका सबका डेथ हो गया कहाँ? 1761 पानीपत के अंदर। उसके बाद किसको गद्दी पे बिठा दिया गया? माधवराव को गद्दी पे बिठा गया 1761 के अंदर, ठीक है। माधवराव का जो मतलब 3 भाई था, सबसे बड़ा विश्वासराव, उसके बाद माधवराव, उसके बाद नारायण राव, ठीक है। अब माधवराव के डेथ के बाद क्या हुआ कि बालाजी बाजीराव के का जो यंगर ब्रदर था, ठीक है, रघुनाथ राव, ये रिजेंट की तरह काम करने लगा, ठीक है, देखभाल वाला काम करने लगा। और नारायण राव जो था यंगर ब्रदर ऑफ विश्वास राव, ये बन गया तुम्हारा पेशवा। किसकी मदद से? नाना फडणवीस जो मिनिस्टर थे, काफ़ी एबल मिनिस्टर थे, इनकी मदद से पेशवा बन गया। अब नारायण राव जो था भतीजा था रघुनाथ राव का, चाचा भतीजा के भी सक्सेशन डिस्प्यूट हो गया। 1 साल के लिए नारायण राव जो है पेशवा बने, लेटर किल्ड बाय रघुनाथ राव। 1773-74 के बीच रघुनाथ राव पेशवा बन गया 1 साल के लिए, लेकिन रिमूव्ड बाय रघुनाथ राव ने लिख दिया है नाना फडणवीस के द्वारा इनको हटा दिया गया, ठीक है। फिर नारायण राव जो थे, जिनको मार दिया था रघुनाथ राव ने, उसके बेटे सवाई माधव राव टू कहा जाता है इनको गद्दी पर बिठा दिया गया, ठीक है। अब रघुनाथ राव जो चाचा थे वो ब्रिटिशर्स के पास गए हेल्प के लिए, वहीं से एंग्लो मराठा वार शुरू होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझे बताने में, इसलिए मैंने इसको दोबारा से वीडियो बना करके इसको डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ देखो कि पेशवा नारायण राव जो है, पेशवा नारायण राव, ये वाला, ये वाला पेशवा नारायण राव, ही इज कम टू द इंट्रिग्स ऑफ हिज अंकल रघुनाथ राव, ठीक है। इसके अंकल थे ये रघुनाथ राव, ठीक है। माधव राव के जो माधव राव जो थे वो 2 सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ। बालाजी बाजीराव के यंगर ब्रदर हो गए रघुनाथ राव, और माधव राव जो थे यंगर ब्रदर ऑफ नारायण राव, इनके यंगर ब्रदर हो गए। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। पेशवा नारायण राव जो है वो गद्दी में आए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए, अपने चाचा के द्वारा मतलब हार इनको मिला। फिर जो है पेशवा रघुनाथ राव आए, ही वॉज डिपोज्ड बाय नाना फडणवीस, एबल मिनिस्टर जो है नाना फडणवीस, ये वाले चेंज करता हूँ कलर थोड़ा सा डिटेल में। ये नाना फडणवीस जो है ये जो है डिपोज कर देते हैं इनको। एंड 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटर बार भाई इन व्हाट इज नॉन एज द बार भाई कॉन्स्पिरेसी। बार भाई इंक्लूडेड इन्फ्लुएंसर सरदार लाइक माताजी सिंधिया, तो कोजीराव होलकर, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल के टाइम में। ये सारा लेक्चर 1-2 में डिटेल में डिस्कस्ड है, प्लीज़ इसको जरूर देखें। यहाँ से सीधा इस लेक्चर से शुरुआत नहीं करें, कुछ समझ में उतना नहीं आएगा। देखो भी अच्छा ठीक है। पेशवा अब अगला कौन है? पेशवा सवाई माधवराव, ठीक है। हिज सक्सेशन फ्रस्ट्रेटेड रघुनाथ राव, हु नाउ वेंट ओवर टू द ब्रिटिश। देखो यहाँ से ये जो है शुरुआत हो गया, ब्रिटिश के पास ये चले गए टू कैप्चर पावर विद देयर हेल्प, रिजल्टिंग इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यहीं से शुरुआत हुआ था। ब्रिटिशर्स तो यही इसी आस में थे कि किस तरीके से मेरे पास कोई मैटर आए और हम उसमें उलझें, इन लोगों को उलझाएं। ये जो है खुद ही उनके पास चले गए। यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार यहाँ देखने को मिलता है जब रघुनाथ राव जो है पावर की चाहत में ब्रिटिशर से मिल जाते हैं। रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स के पास गए, वहाँ से लड़ाई शुरू हुई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हो गया। एंग्लो मराठा वार को हम लोग वी विल सी इन डिटेल वाइल रीडिंग एंग्लो मराठा वार। इसका ट्रिक भी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि इसका गवर्नर जनरल का ट्रिक है कि हंसते हंसते वेल में गिरा, ठीक है, हंसते हंसते वेल में गिरा, फिर हंसते हंसते निकल गया, हंसते निकल गया, हंसते हंसते से वैरन हास्टिंग, वेल से वेले से ले, और फिर हंसते हंसते से लॉर्ड हास्टिंग। 3 गवर्नर जनरल है, इस ट्रिक से याद करेंगे हम, अच्छे से डिटेल में देखेंगे इसको जब हम पढ़ेंगे इसको एंग्लो मराठा वार। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, द बिग मराठा सरदार कार्व्ड आउट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। सब जो थे अपॉर्चुनिस्ट टाइप के आदमी थे। हमने पिछली बार भी देखा था ये कि किस तरीके से वो लोग किसी से भी मिल जाते थे। तो मुसीबत का जो समय आया
अथॉरिटी के ऊपर सब अपना अपना एक स्टेट बनाकर तैयार हो गए। 1795 के अंदर सवाई माधवराव जो होता है सुसाइड कर लेते हैं किसी कारण से। अब आगे हम देखते हैं कि पेशवा बाजीराव टू, ये जो बाजीराव करके हैं, तीन हैं टोटल, इनको अच्छे से सेपरेटली जो है इसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो ये 99% चांस है कि आप भूल जाएंगे। एग्जाम में जब आता है ये, तो मैं तब तक गलत करता हूँ इसको, तो आप इसको देख लें। अब द ब्रिटिश डिवाइडेड द वेरिंग सरदार एंड देन डिफीटेड देम इन सेपरेट बैटल। आपस में इन लोगों को लड़ा देते थे, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसला, जितना भी था सबका, और इस आपस में लड़ा करके डिफीटेड देम इन सेपरेट बैटल इन द सेकेंड मराठा वॉर, जब हुआ 1803 से 5 के बीच, एंड थर्ड मराठा वॉर 1817 से 18 के बीच लड़ा गया। द सीट ऑफ पेशवा वाज एक्सटिंग्विश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन 1818 पेशवा वाज डिथ्रोन्ड बाय द EIC ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनड ऑफ इन ऑर्डर टू स्पेंड हिज लास्ट डे इन बिठूर नियर कानपुर। यहाँ से मराठा बिल्कुल साफ हो गए भारत से। थोड़ा इसका बीच का और डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पेशवा बाजीराव टू जो था 1796 से 18 के बीच हुए। ठीक है, जब डेथ हुआ नाना फडणवीस का, जो कि बहुत एबल मिनिस्टर थे, ये जब तक थे तब तक मजबूती से मराठा एम्पायर को पकड़ कर रखा था इन्होंने। 1800 ईस्वी के अंदर इनका डेथ हो जाता है। तो पूना कोर्ट जो था, कंस्पिरेसीज उसके अंदर शुरू हो गई, और उसी इनके डेथ के बाद इंटरनल इशू होने लगे, कंस्पिरेसी हुई, पेव्ड वे फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया। बालाजी बाजीराव टू जो था एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, साइन ट्रीटी ऑफ बसिंग 1802। बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है। तो पूरा मराठा जो है हमने अच्छे तरीके से समझ लिया इस लेक्चर में। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर वीडियो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेक्चर को 2x स्पीड में मैं डालूंगा। ठीक है, 2x या 1.5 की स्पीड में, ताकि शॉर्ट लगे और आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। हमने ये आज कर लिया, दूसरे लेक्चर में हम तीनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हमने क्या किया, हमने जो है सक्सेसर स्टेट्स, निजाम हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन सबको देखा था पहले लेक्चर में। दूसरा जो हमारा रहा, पहले और दूसरे दो पार्ट में इसका आ चुका है वीडियो। ठीक है, और फिर आज हमने पढ़ा न्यू स्टेट्स में क्या देखा हमें देखना था, आज मराठा, सिख, जाट एंड अफगान। मराठा हमने प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से कर लिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सिख प्लस जाट प्लस अफगान। एक लेक्चर में इसको शॉर्ट सा लेक्चर रहेगा, तीनों कवर करके फिर हम आगे चलेंगे। किसके ऊपर, एक और स्टेट टाइप था इंडिपेंडेंट स्टेट। कौन था इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, राजपूत, मैसूर। ठीक है, इसको देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आता है लेक्चर तो कमेंट कर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम दिखता हो, कुछ जो इम्प्रूवमेंट अगर की ज़रूरत है तो उसको कमेंट में लिखें। ठीक है, कमेंट नेसेसरी है अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। थैंक यू, विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।